बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एटलस। आज मैं स्वामी दयानंद सरस्वती का चैप्टर लेकर आई हूँ। ये इंडियन पॉलिटिकल थिंकर है। कहीं ना कहीं आपको बीए एमए में पढ़ना है और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपको पढ़ना ही पड़ता है। तो आई होप कि मेरा ये लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और ये लेक्चर 1 होगा। ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है तो मैंने इसे डिवाइड कर दिया है। आज इसका लेक्चर 1 है। तो चलिए समझते हैं क्या है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विचार। ओके, आज मैं डील करने वाली हूँ स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों पर। सबसे पहला उसका जीवन परिचय, स्वामी दयानंद के चिंतन में भारतीय राष्ट्रवाद, और तीसरा स्वामी दयानंद का राजनीतिक विचार। तो जैसा कि मैं बताई कि ये काफ़ी लेंथी है तो मैंने इसे डिवाइड किया है। तो मैं आज ये 3 टॉपिक को डील करूँगी और बाकी जो भी टॉपिक्स बचेंगे रेस्ट मैं अगले लेक्चर्स में डालते जाऊँगी। तो दयानंद सरस्वती जो है ये भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, ठीक है। और देखा जाए तो आर्य समाज के संस्थापक हैं, भारतीय संस्कृति के वैदिक संरक्षक हैं। और इन्होंने एक नारा भी दिया था, संदेश भी दिया था, बैक टू वेदास, यानी वेदों की और लौटो का नारा दिया। और देखा जाए तो वे एक साथ एक संत भी थे, समाज सुधारक भी थे और देशभक्त भी थे। और उन्होंने वैदिक धर्म और संस्कृति को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है और भारत की जो खोई हुई आत्मा है उसको ढूंढने का भी प्रयास किया है और अपने विचारों से राष्ट्रवाद की भावना को लोगों में जागृत करने का भी कार्य किया है। तो चलिए देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। सबसे पहला क्या है, जीवन परिचय। ओके, यस। तो दयानंद जी का जो जन्म है 1824 को काठियावाड़ की मोरवी रियासत में टंकारा नामक स्थान में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म 1824 में हुआ। इनका जो बचपन का नाम था वह मूल शंकर था और 14 वर्ष की आयु में उनके पिता ने उन्हें पहला शिवरात्रि का व्रत रखने को कहा। और ये जो व्रत रखे उसके बाद से उनके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव ने जन्म ले लिया। लेकिन अचानक एक दिन क्या हुआ, रात्रि के दिन शिवरात्रि का जो व्रत रखे थे उसी रात्रि के दिन उनके मन में यह जो भावना जो जागृत हुई थी उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी ठेस पहुंची, क्योंकि उन्होंने देखा जो शिव जी की जो पूजा किए थे, शिव मूर्ति की जो पूजा किए थे, शिवलिंग पर देखा तो कहीं ना कहीं उस पर कुछ चूहे आए और मूर्ति पर उछल कूद करने लगे। तो ऐसा देखकर जो दयानंद जी हैं उनके विचारों में एक अलग सी भावना आ गई कि जब हम जिनकी पूजा कर रहे हैं और उनकी मूर्ति पे इस तरह से चूहे आ रहे हैं और उछल कूद कर रहे हैं तो ये किस हद तक सही है, हम कैसे ये इस चीज़ को मान ले रहे हैं कि ये जो पत्थर का पिंड है जिसे हम ईश्वर मान रहे हैं या महादेव मान रहे हैं, किस मतलब क्या अस्तित्व है कि हम इन्हें ईश्वर मान ले रहे हैं। क्योंकि एक तरफ तो इनकी पूजा हो रही है और दूसरी तरफ चूहे आके इनकी मूर्ति के साथ उछल कूद कर रहे हैं या खेल रहे हैं। तो यहाँ पे इनके विचार जो है थोड़े से अलग हो जाते हैं मूर्ति पूजा को लेकर और यहीं पे इनके मन में एक तर्कपूर्ण भावना जागृत हो जाती है। ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इनकी जो छोटी सी घटना है एक आघात के रूप में उनके जीवन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है। इसके बाद क्या होता है कि उनके लाइफ में एक छोटा सा टर्निंग पॉइंट यहाँ से भी आता है कि जब वो 16 साल की उम्र में थे तो उनकी छोटी बहन की मृत्यु हो जाती है और जब ये 19 साल के थे तब उनके चाचा की मृत्यु हो जाती है। तो इन दोनों की मृत्यु से उन्होंने मतलब उनके जीवन में जो उनका जो सांसारिक जीवन जो था उससे उनका जो मन था वो निकल गया और वे चाहते थे कि सांसारिक जीवन से मुक्त हो जाएं और उसलिए इस दिशा में वे प्रेरित हो गए कि सांसारिक जीवन जीना ही नहीं है। और उनके माता पिता चाहते थे कि उन्हें विवाह के बंधन में बांध दे, बट 21 वर्ष में क्या हुआ कि वे अपने घर को त्याग दिए और गुरु की तलाश में निकल पड़े। और 1860 में मथुरा पहुँचे थे, ठीक। मथुरा में गुरु विरजानंद जी से मिले और गुरु जी को अपने आप को उन्होंने समर्पण कर दिया, ठीक है। गुरु विरजानंद जी से मिले, उनके विचारों से कि इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि गुरु जी के को अपने आप को गुरु जी के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया। ओके, तो यहीं से हम देखते हैं उनका यह जो समर्पण है वो समस्त विश्व को एक कल्याणकारी सिद्ध हुआ है और यहीं से उन्हें स्वामी दयानंद का भी नाम मिला। गुरु के आदेशों और उपदेशों को लेकर स्वामी जी संपूर्ण देश की यात्रा पर निकल गए
और 1863 में उन्हें गुरु ने संदेश दिया कि देश का उपकार करो, शास्त्रों का उद्धार करो, मतांतरों की अविद्या को मिटाओ और वैदिक धर्म को फैलाओ। मतलब गुरु जी ने उन्हें ये चीज़ बोल दिया कि जो देश में जो अंधविश्वास फैल रही हैं उसे मिटाओ और जो अविद्या है उसे भी हटा दो और जितने भी शास्त्र हैं उसका उद्धार करो, लोगों को जागृत करो और वैदिक धर्म को फैलाओ, उसका प्रचार प्रसार करो और देश का उपकार करो। तो ये जो संदेश गुरु जी ने उन्हें दिया, उन्होंने इस बात को गांठ बांध ली और इस दिशा में वे कार्य करने लगे और इस दिशा में कार्य करते करते इस दिशा में कार्य करते करते 10 अप्रैल 1875 को उन्होंने प्रथम आर्य समाज की स्थापना की। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आर्य समाज के प्रथम संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। तो 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना वे कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट, स्वामी जी के चिंतन का, विचारों का जो मूल आधार या स्रोत है उसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं और मैं बताना चाहती हूँ कि उनके विचारों का जो मूल आधार या जो स्रोत है वह वेद है। ठीक है, वेद है, ये वही वेद है जो उनके गुरु विरजानंद जी ने उन्हें इसके बारे में संदेश दिया था और बोला था कि वैदिक धर्म को फैलाओ, मतांतरों के बारे में बात की। इसी वेद को लेकर वे चले और पूरे देश में यात्रा की और अपने विचारों का आधार वेद को ही बना लिया। तो देखा जाए तो जो दयानंद है वो वेदवाद के संदेशवाहक बन गए और इस विचार का प्रतिपादन कर दिया कि वेदों की जो संहिताएं हैं वही एक्चुअल में नॉलेज है जो सृष्टि के सभी मनुष्यों को ईश्वर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, उन्होंने दावा किया कि वेदों में स्वयं ईश्वर की वाणी निहित है, इसलिए वेदों में उनकी आस्था जो थी वो अडिग थी। ठीक है, वेद ही आदि और उद्गम है और इसके अध्ययन से ही हमारा जीवन श्रेष्ठ और संपूर्ण हो सकता है, ऐसा मानना था स्वामी दयानंद जी का। वैदिक संहिताओं के युग से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो विश्व में वेद का दयानंद जी से बड़ा कोई भी समर्थक पैदा नहीं हुआ है। तो इनके विचार जो थे वो पूर्ण रूप से वेद पर आश्रित थे, ऐसा कह सकते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद के चिंतन में भारतीय राष्ट्रवाद। तो देखा जाए तो जो दयानंद जी हैं वे ना तो राजनीतिक दार्शनिक थे और न ही प्रत्यक्ष रूप से भारत के स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन उनकी जो रचनाएं हैं जैसे सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य, भूमिका, तो इसमें उनके विचारों से पता चलता है कि वे देशभक्ति की भावनाओं से जुड़े हुए थे और स्वतंत्रता संग्राम में भले ही देश का नेतृत्व नहीं किया, लेकिन उनके कार्य और उनके जो विचार है, उनकी जो चिंतन है, उसमें इस बात की झलक पूरी तरह से दिखाई देती है। तो क्या है भारतीय राष्ट्रवाद के संबंध में दयानंद जी के विचार, आइए समझते हैं। स्वामी जी हिंदू पुनरुत्थानवाद के आक्रामक समर्थक थे। यानी क्या था कि उस समय ऐसी परिस्थितियाँ थीं जिससे कि जो ईसाई और इस्लाम धर्म थे वे काफ़ी ज़्यादा भारत की जनता पर मतलब उनके जो धर्म थे उसका प्रहार किया जा रहा था। तो जनता जो थी वो आत्महीनता से ग्रसित हो गई थी और वे समझ नहीं पा रही थी कि उनकी अपनी संस्कृति क्या है, अपना गौरव क्या है। तो स्वामी जी उस समय वैदिक जो धर्म है उसकी ओर वैदिक धर्म की ओर लौटने की बात की और हिंदू पुनरुत्थानवाद के समर्थक के रूप में कार्य किए। नेक्स्ट फिर उन्होंने अंधविश्वास और परंपरावाद के विरुद्ध भी संघर्ष किया, क्योंकि उस समय लोगों में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास की भावना फैल गई थी और जो परंपरावाद है वो भी बहुत बढ़ चढ़ के मतलब सामने आ रहा था। तो इन दोनों के खिलाफ लोगों को जागृत किया, लोगों को समझाया और संघर्ष भी किया है। नेक्स्ट उन्होंने भारतीयों को अपने व्यक्तिगत और सामाजिक चरित्र को सुधारने की प्रेरणा दी। उन्होंने भारतीयों को बताया कि अपनी जो चरित्र है, जो व्यक्तिगत चरित्र है और जो अपना सामाजिक चरित्र है उसको किस तरह से सुधारा जा सकता है। जो उदासीनता, आलस्य या फिर जो भाग्यार्पण, जो भी कमियां जो सामने आ रही थी उसकी जगह किस तरह से हमें उत्साह को और पराक्रम की भावना को, इन सभी चीज़ों को या उत्तरदायित्व को की भावना को समझना है। तो इस चीज़ पे उन्होंने जोर दिया। नेक्स्ट उन्होंने लोगों को निर्भीक होने और अपने कर्तव्य के पालन करने का भी संदेश दिया। उन्होंने जनता को बोला कि निर्भीक हो जाओ और वे खुद ही एक निर्भीक व्यक्ति थे। उन्होंने कहा हम जितना डरेंगे लोग उतना डराएंगे। तो इस चीज़ को समझते हुए उन्होंने यह भी बोला कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है और निर्भीक होने का जो विचार दिया था वह ब्रिटिश जो हमारे पे रूल कर रहे थे उस संदर्भ में भी इसे समझा जा सकता है।
नेक्स्ट है ओके उनके मन में देश के प्रति गहरा प्रेम और लगाव था। ये देखने को मिला भी है क्योंकि वे भारत को आर्यवत कहा करते थे और पारसमणि का देश स्वर्ण भूमि भी कहते थे और वे देश की परतंत्रता पर दुखी हुआ करते थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं और उसमें अपनी रचनाओं में शोक भी प्रकट करते थे। तो वे देश की स्वतंत्रता से बहुत जुड़े हुए थे, चाहते थे कि देश स्वतंत्र हो जाए और इससे उनके प्रति देश के प्रति उनका गहरा लगाव भी था। फिर नेक्स्ट है देशी भाषाओं को प्रोत्साहन। तो दयानंद जी ने भाषाओं के आंदोलन को प्रोत्साहन दिया और राष्ट्रवाद के उत्थान में एक अमूल्य योगदान दिया है। वे देखा जाए तो वे वेदों के प्रकांड पंडित थे, संस्कृत के ज्ञानी थे, फिर भी उन्होंने जो अपनी रचना सत्याग्रह प्रकाश जो लिखी वह हिंदी भाषा में लिखी और हिंदी भाषा को इतना जोर दिया कि हिंदी भाषा को वो चाहते थे कि देश की संपर्क भाषा बन जाए और जिससे कि राष्ट्रीय एकता का माध्यम बन। हिंदी भाषा को चुना ताकि भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया जा सके और उन्होंने हिंदी को देश की संपर्क भाषा के रूप में मान्यता दी और उसे राष्ट्रीय एकता का माध्यम बनाया और इसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से राष्ट्रवाद के उत्थान में सहयोग दिया है। नेक्स्ट स्वदेशी के प्रयोग पर बल। बिल्कुल उन्होंने स्वदेशी के प्रयोग को काफ़ी ज़्यादा अपनाने को बल दिया। आर्थिक क्षेत्र में बोला कि स्वदेशी माल को अपनाया जाए और वे खुद ही एक मोटा देसी वस्त्र पहना करते थे। उन्होंने कहा कि स्वदेशी का प्रयोग व्यक्ति का एक धार्मिक कर्तव्य है और कहीं ना कहीं उन्होंने स्वधर्म, स्वभाषा, स्वदेशी के माध्यम से स्वराज्य के संदेशवाहक भी बन गए। नेक्स्ट जाति प्रथा का खंडन और दलितों के उद्धार पर जोर दिया। बिल्कुल दिया। स्वामी जी ने 19वीं शताब्दी के संदर्भ में देखा जाए तो दलित वर्ग को अब बहुत ही ज़्यादा अपमानित जीवन जीना पड़ रहा था। तब दयानंद जी ने इस स्थिति को दूर करने के लिए एक संकल्प लिया और छुआछूत की भावना का विरोध करते हुए दलितों के उद्धार पर जोर दिया और उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि शूद्र और स्त्री जाति को वेद पढ़ने का अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा और उन्होंने जो अपने आर्य समाज के द्वार है सभी जातियों के लिए समान रूप से खोल दिए। वर्ण व्यवस्था का भी उन्होंने करारा प्रहार किया है। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि इन सभी बातों से स्वामी दयानंद जी के जो विचार है, राष्ट्रीय जो स्वाधीनता की भावना है उससे जुड़े हुए हैं। तो ये हम यहाँ से समझ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्वामी दयानंद का राजनीतिक विचार। तो दयानंद जी ने राजनीतिक विचार भी दिए हैं। सबसे पहला है कि मर्यादित शासन व्यवस्था का आग्रह। उनका कहना था कि शासन व्यवस्था चाहे कोई भी हो, राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो, लेकिन वह शासन व्यवस्था मर्यादित होनी चाहिए, यानी कि अनुशासित होनी चाहिए और इसमें ऐसा नहीं कि वंशात्मक राजतंत्र होने चाहिए। बट उन्होंने कहा कि समस्त जो शक्तियाँ हैं केवल एक व्यक्ति में केंद्रीकृत ना हो, बल्कि इसके लिए शासन की शक्तियों का बंटवारा कर देना चाहिए और इसके लिए विधानसभा, राज्यसभा, धर्मसभा की 3 संस्थाओं की कल्पना भी उन्होंने की। यानी शासन व्यवस्था को मर्यादित होनी चाहिए, एक व्यक्ति के कंट्रोल में ना होकर उसे बांध देनी चाहिए। नेक्स्ट स्वतंत्रता और समानता के लिए आग्रह। दयानंद ने स्वतंत्रता और समानता के लिए भी आग्रह किया और उन्होंने जिस व्यवस्था की कल्पना की थी उसमें स्वतंत्रता और समानता को मूल आधार बताया उस व्यवस्था का और लोकतंत्र के जो मूल आदर्श ये भी कहा कि लोकतंत्र के मूल आदर्श स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, इन 3 चीज़ों में उन्होंने विश्वास भी किया। नेक्स्ट है राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन। स्वामी जी ने राज्य के बारे में बोला कि एक राज्य को लोक कल्याणकारी स्वरूप वाला होना चाहिए, यानी कि राज्य का कार्य आंतरिक और बाहरी दोनों अगर आक्रमण हो जाए या संकट उत्पन्न हो जाए तो प्रजा की रक्षा करना, शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना, पिता के समान प्रजा का पालन करना ऐसा और कृषि उद्योग की स्थापना करना, इन सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया कि राज्य को लोक कल्याणकारी स्वरूप का होना चाहिए। नेक्स्ट सत्ता का विकेंद्रीकरण और ग्राम प्रशासन। स्वामी जी ने राज्य की मूलभूत इकाई ग्राम को माना और सत्ता के विकेंद्रीकरण पर जोर देते हुए ग्राम प्रशासन की बात कही। नेक्स्ट न्याय, दंड व्यवस्था और कर व्यवस्था। स्वामी जी ने राज्य में न्याय व्यवस्था की बात करी और कहा कि एक समुचित न्याय व्यवस्था होनी चाहिए और न्याय शक्ति का प्रयोग धर्म सभा के द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि धर्म सभा जो है वही सर्वोच्च न्यायिक निकाय है और उसके द्वारा किए गए जो भी आदेश होंगे अंतिम होंगे और उसे उल्लंघन नहीं किया जाएगा।
फिर न्याय शक्ति का उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति न्याय शक्ति का दुरुपयोग करता है या कोई न्यायाधीश न्याय शक्ति का अगर पक्षपात कर लेता है तो उस व्यक्ति को भी दंडित किया जाना चाहिए। कर व्यवस्था के संबंध में उन्होंने अपनी बात रखी कि प्रजा को ध्यान में रखकर सरकार को कर लगाना चाहिए, अधिक मात्रा में या अनावश्यक कर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट, सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का आग्रह। दयानंद जी ने इस बात पर जोर दिया कि शासन के प्रत्येक स्तर पर सुयोग्य अधिकारी नियुक्त होने चाहिए और इन अधिकारियों के जो कार्य है या जो शक्ति है या दायित्व है, जो कुछ भी है, सब कुछ अच्छी तरह से परिभाषित होने चाहिए ताकि जो भी सरकारी अधिकारी कार्य कर रहा है वह सक्षम हो और सही दिशा में कार्य करे ताकि वो करप्ट ना हो। नेक्स्ट, अंतर्राज्यीय संबंध, सैन्य व्यवस्था और युद्ध। उन्होंने कहा कि शासक को परामर्श दिया कि अन्य राज्यों के साथ सद्भावनापूर्वक संबंध स्थापित करने चाहिए, राज्य की सुरक्षा के लिए समुचित व्यवस्था की जाए और वैदिक संबंधों के संबंध में सार्वगुण्य नीति यानी कि संधि, विग्रह, ज्ञान, आसन, संशय और द्वैविभाव और उपायों के संदर्भ में साम, दाम, दंड, भेद, इन सभी नीतियों को अपनाने की बात करी और यह भी कहा कि जो गुप्त व्यवस्था होगी, जो दूत व्यवस्था होगी, वो सुदृढ़ और संगठित होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो सैन्य व्यवस्था हो वो इतना ज़्यादा संगठित होना चाहिए, समर्थ होनी चाहिए ताकि कोई भी बाहरी आक्रमण हो तो उसका प्रतिकार किया जा सके। और युद्ध के संबंध में उन्होंने कहा कि अगर युद्ध हो जाता है तो युद्ध के नियमों का पालन करना चाहिए। नैतिक और मानवीय मूल्यों के प्रति युद्ध में उन्होंने अपनी आस्था दिखाई है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीयवाद के जनक। तो देखा जाए तो स्वामी दयानंद जो है वो वैदिक धर्म की बात ज़्यादा करते हैं। वे कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रवाद के पुजारी तो हैं ही, लेकिन वे कहीं ना कहीं सार्वभौम मानवतावाद के भी पुजारी हैं और उन्होंने सभी धर्मों के बीच शांतिपूर्ण अस्तित्व की बात कही और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। हालांकि उस समय परिस्थिति सही नहीं थी और ईसाई और इस्लाम जो मत थे उसके विरोध में उन्होंने अपने विचार भी दिए क्योंकि उस समय स्थिति ही ऐसी उत्पन्न हो गई थी, परंतु वे अंदर ही से ईसाई और इस्लाम धर्म के विचारों के प्रति मतलब द्वेष भावना नहीं रखते थे और चाहते थे कि सभी मिलजुल कर रहे और हिंदू पुनरुत्थानवाद के पुजारी थे और साथ ही साथ वे चाहते थे कि मनुष्य की जो मात्र मुक्ति हो जाए, उनका उद्देश्य था। कह सकते हैं कि वे अंतर्राष्ट्रीयवाद के भी जनक थे। तो ये हो गया दयानंद सरस्वती के राजनीतिक चिंतन के विचार। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से दयानंद सरस्वती जी ने अपने विचार दिए हैं। आगे इनके विचारों को मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ। अगर आज का आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच।